लास्ट वीडियो में हमने राउल्ट्स लॉ का सेकंड केस स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो उसका एक पहला पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ, फिर अपन स्टडी कर लेंगे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज which follow the Raoult law. Raoult's law. Ideal solutions are those which follow the Raoult's law. An entire range of concentration. Entire range of concentration. तो आपसे कोई पूछे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो आपको क्या बताना है? ऐसा सॉल्यूशन जो कि हर स्थिति में, यानी कि कंसंट्रेशन चाहे कितना भी हो, हर स्थिति में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसको अपन बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच फॉलो द राउल्ट्स लॉ इन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर होगी बात? राउल्ट लॉ पढ़ा था तो आपको याद होगा, हमने ग्राफ बनाया था, याद है क्या? एक ग्राफ है, इस तरीके का एक ग्राफ बनाया था जिसमें हमने यहाँ एक्स ए की वैल्यू को रखा था 0, और यहाँ आते आते जो ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1, यहाँ एक्स बी का मोल फ्रैक्शन था 1, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो हो गया 0। ठीक है ना? और ऐसे केस में अपने को याद होगा, आपने वो ग्राफ बनाया था तो एक लाइन ऐसी आई थी, ये स्टडी हमने बहुत अच्छे से की है। एक लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसी आई थी, स्ट्रेट लाइन आई थी ना, और एक लाइन ऐसे आई थी। ये की पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। और उस समय आपको याद है कि हमने कहा था ये जो सॉल्यूशन का प्रेशर है पी एस, जो इक्वल था पी ए प्लस पी बी के, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू किसकी है भाई? ये ऊपर से पी ए क्या आ रही है ना, तो ये वैल्यू है पी ए की, और ये वैल्यू थी पी बी की। ये हमने पढ़ा था। तो कोई भी सॉल्यूशन यदि किसी भी कंसंट्रेशन पर इस ग्राफ को फॉलो करता है, इस ग्राफ को कंप्लीटली फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट। आइडियल सॉल्यूशंस वो हो गए जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, यानी कि उनके लिए वेपर प्रेशर्स की वैल्यूज ग्राफ से डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज for which observed vapor pressure. Ideal solutions are those for which observed vapor pressure is equal to vapor pressure determined by Raoult's law। मतलब साफ है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। समझ में आई बात? किसी भी सॉल्यूशन के लिए हमने प्रेशर कैलकुलेट किया बाय द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बाय द एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू सेम आनी चाहिए। आप इसको यूं समझ सकते हो, देखिए कि मान लीजिए कंटेनर है, इसमें बी सब्सटेंस को हमने फिल कर रखा है, ठीक है, और ए सब्सटेंस इसमें हमने बाहर से मिक्स कर दिया। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो कोई आपसे पूछे कि बताओ पी सॉल्यूशन कितना होगा, तो आपके माइंडसेट में एक ही बात होगी ना कि पी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय या कंट्रीब्यूटेड बाय ए प्लस वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय बी, कि इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर जो भी कंट्रीब्यूट हो रहा है और बी के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों का सम कर दीजिए। तो आप कहेंगे वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय ए प्लस वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय बी, पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। वैसे भी आप लोग पहले से जानते हो ना, पार्शियल प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वर्ड लगाने का मतलब ही यही होता है कि ये वो अमाउंट है जो कि सब्सटेंस ने सॉल्यूशन में
कंट्रीब्यूट किए। ठीक है, अब आपको याद है क्या राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। यही तो राउल्ट्स लॉ का पहला स्टेटमेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। और इक्वल करते हैं तो क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उसी कंपोनेंट का प्योर प्रेशर, प्योर कंडीशंस का प्रेशर लिख देते हैं। तो P इक्वल टू पी नोट एक्स, ये बात अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, इससे यही आएगा ना, प्लस पी बी नोट एक्स बी, यही तो राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, किससे, फ्रॉम राउल्ट लॉ से, फ्रॉम राउल्ट लॉ। शॉर्टर लिख देता हूं, जगह नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन हमने बनाया a प्लस बी से। ठीक है, इस सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर जो होगा वो इतना आना चाहिए, थ्योरेटिकल लॉ के अकॉर्डिंग। मैं ठीक कह रहा हूं ना कि एक सॉल्यूशन हमने a प्लस बी बना रखा है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ कितना है, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, ये वैल्यू है। फिर हमने क्या किया, इसी सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंटली, तो वो भी इतना ही आना चाहिए, तब तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर वो इतना नहीं आता तब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्चुअल में तो कि पी थ्योरेटिकल कौन सा है, जो राउल्ट लॉ वाला है, इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। कहने का मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन आपको दे रखा है तो उसका वेपर प्रेशर आपसे एक्सपेरिमेंटली याद कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लीजिए, या फिर आप राउल्ट लॉ से डिटरमाइन कर लीजिए, दोनों वैल्यू सेम आने वाली है। और कितनी आने वाली है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आने वाली है, वो आने वाली है कितनी, बताओ भाई। तो P अगर दो कंपोनेंट उसमें मौजूद है तो आप क्या बताएंगे, ऐसे बताएंगे ना, पी ए नोट अक्ष ए प्लस पी बी नोट अक्ष बी, इतनी आएगी। अगर दो कंपोनेंट है, तीन है तो तीन बार लिख देंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे जिनके लिए राउल्ट लॉ के द्वारा डिटरमाइन किया गया वेपर प्रेशर उसके एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। यानी कि उस सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होगा यदि आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हो या फिर आप राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करते हो। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज फॉर विच चेंज इन वॉल्यूम, जिसको मैं शॉर्ट में डेल भी लिख देता हूं, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच चेंज इन वॉल्यूम डेल वी इक्वल टू 0। यानी कि सीधी सी बात ये हो गई कि जो डेल वी मिक्सचर है या डेल वी सॉल्यूशन है वो 0 है। अब ये 0 का क्या मतलब है इसको समझिए। देखिए डेल वी 0 कब होता है, कैसे होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो कंटेनर है हमारे पास, मान लीजिए इसमें 10 ml एक सब्सटेंस बी भरा हुआ है। ठीक है, और हमने बाहर से एक सब्सटेंस ए इसमें ऐड कर दिया और वो कर दिया 5 ml। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो 10 + 5 हो गया 15 ml। समझ में आ रही क्या बात। अगर टोटल वॉल्यूम 15 ml हो रहा है तो डेल वी 0 हो गया। कैसे, ना तो वॉल्यूम बढ़ा है ना वॉल्यूम घटा है। अगर आपको डाउट लगे कि डेल वी कैसे निकाले तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डेल वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। समझ में आ रही क्या, कि डेल वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 15 ml हुआ, तो 15 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना था 10 ml जो ग्रेटर अमाउंट है, और सॉल्यूट कितना है 5 ml, टोटल कितना आएगा 0। तो ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ये क्या समझ सकते हो, इस तरीके से समझिए इस बात को कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उस केस में ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यानी कि a + b करने पर वॉल्यूम a + b वॉल्यूम के सम के इक्वल आ रहा है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो उस केस को अपन कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस।
और डेल बी कितना हो गया, 0 हो गया। तो याद रह जाएगी ये बात कि तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आया कि चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर आप 20+10 का मिक्सर बना रहे हो तो 30 ml ही बनेगा, 40+10 का बना रहे हो तो 50 ml ही बनेगा, ना वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसको भी आपको समझना है। ए एंड बी इंटरेक्शन फोर्सेस आर इक्वल टू या इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन फोर्सेस। समझना इसको ध्यान से, क्या कहने का प्रयास हो रहा है। ए इंटरेक्शन फोर्सेस या बी इंटरेक्शन फोर्सेस आर इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन फोर्सेस। देखिए अपने यूँ समझ सकते हैं इसको कि एक कंटेनर में केवल ए है, एक कंटेनर में केवल बी है, और दोनों को हमने मिक्स कर दिया थर्ड कंटेनर में, तो अब यहाँ ए भी है और बी भी है। समझ में आ रही क्या बात। ये इसकी प्योर स्टेट है, जब इस केवल ए, इस कंटेनर में तो केवल ए है ना, दिस कंटेनर इज कंटेन ओनली ए पार्टिकल्स, this is the pure state of A, this container is contain only B particles, this is the pure state of B, and after mixing a solution is prepared in this A and B both particles are present। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सारे पार्टिकल किसके हैं, A के, तो जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो किसके बिटवीन है, ए पार्टिकल्स। ठीक वैसे यहाँ सारे पार्टिकल किसके हैं, B के, तो यहाँ इंटरेक्शन फोर्सेस किसके बिटवीन है, B एंड बी के बीच। आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया, इस सॉल्यूशन में ए भी है और बी भी है, तो इंटरेक्शन फोर्स किसके बीच लग रहा है, ए और बी के बिटवीन। ठीक है, तो यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। ये अगर अपन सॉल्वेंट मान लें तो अपन ये कह सकते हैं कि ये अगर अपन सॉल्वेंट कंसिडर कर लें कि ए सॉल्वेंट है, तो अपन क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, किस किस के बीच इंटरेक्शन फोर्सेस है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, है ना। और अगर बी को सॉल्यूट माने तो किस किस के बीच है, सोल्यूट इंटरेक्शन फोर्सेस। और ये किसके बीच हो गया, सोल्यूट सोल्वेंट सोल्यूट या सोल्वेंट एक ही बात है। आप समझना कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने दो कंपोनेंट लिए ए और बी, तो दोनों तो पहले तो सेपरेट थे। जब ये सेपरेट थे तो ए कंटेनर में केवल ए के पार्टिकल्स है, तो वहां इंटरेक्शन फोर्सेस किसके बीच लग रहा है, बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स। और बी वाले कंटेनर में केवल बी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पर जो इंटरेक्शन फोर्सेस अप्लाई हो रहा है वो बिटवीन बी मॉलिक्यूल्स। आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया, ए बी सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया, तो अब जो इंटरेक्शन फोर्सेस अप्लाई होगा वो किसके बिटवीन होगा, ए एंड बी। ठीक है, और मैं जो कह रहा हूं वो समझिए कि ए और ए के बीच जो इंटरेक्शन फोर्सेस है, बी और बी के बीच जो इंटरेक्शन फोर्सेस है, और आफ्टर मिक्सिंग ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन फोर्सेस है, इनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट इक्वल है। यानी कि इसकी और इसकी, इन तीनों केस में जो इंटरेक्शन फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं उनका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, या ऑलमोस्ट इक्वल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये चार केस समझ में आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन फोर्सेस ना तो इंक्रीज हो रहे ना डिक्रीज हो रहे हैं, जो पहले थे लगभग वैसे ही रहने वाले। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो 5वां पॉइंट, चेंज इन एंथैल्पी, ये भी अपने को देखना है। चेंज इन एंथैल्पी डेल एच, वो भी यहाँ 0 है, यानी कि डेल एच सॉल्यूशन या डेल एच मिक्सचर वो कितना है, 0 है। इसका क्या मतलब है अपन ये भी समझेंगे अभी। देखो डेल एच मिक्सचर का क्या मतलब होता है। डेल एच जो होता है वो एंथैल्पी चेंज को बताता है, और डेल एच की दो कंडीशंस होती है, देखो ध्यान रखना। डेल एच अगर पॉजिटिव हो, एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव हो, तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और डेल एच अगर नेगेटिव हो तो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ रहे हो बात को, मतलब अगर डेल एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, हीट यानी एनर्जी, यानी कि इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर से दी जा रही है, एब्जॉर्ब्ड हो रही है। और अगर नेगेटिव है तो हीट रिलीज हो रही है, यानी कि ड्यूरिंग द मिक्सिंग एनर्जी निकल रही है। ठीक है, आपको पता है जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो कंटेनर कूल हो जाता है, और जब हीट रिलीज होती है तो कंटेनर हॉट हो जाता है।
इन दोनों केसेस में। पर यहाँ ये दोनों केस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो डेल एस क्या है, जीरो है, या ना तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है ना एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, एंथैल्पी चेंज है कितना, जीरो है। तो यहाँ अपन क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं नाइदर हीट रिलीज्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये पांचवा केस है। पांचवा केस क्या कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन अगर बना रही हूं, अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तो वहां एंथैल्पी चेंज जीरो होगा, ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ना तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा ना प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर होगी बात? अपन इसको यूं भी समझ सकते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म, ये एक शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए कि ए प्लस बी बी, यही होगा ना, क्योंकि हमने ए मॉलिक्यूल मिलाया है और बी मॉलिक्यूल्स मिलाए हैं। तो ए मॉलिक्यूल्स में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस है वो कैसा है, ए के बिटवीन है, और बी सब्सटेंस में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस है वो बी के बिटवीन है, और आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया, ए बी बन गया। ठीक है, अगर अपन ये समझें कि ए और बी के मिलने के बाद ए बी बना, इसका मतलब ये बॉन्डिंग टूटी है, ये बॉन्डिंग भी टूटी है ना। तो ए के बिटवीन इंट्रैक्शन फोर्सेस जो था वो ब्रेक हुआ है, बी के बीच जो इंट्रैक्शन फोर्सेस है वो भी ब्रेक हो रहा है, और नए इंट्रैक्शन फोर्सेस ए बी डेवलप हो गई। अगर मान लीजिए ए इंट्रैक्शन फोर्सेस को डैमेज करने के लिए 10 यूनिट एनर्जी की रिक्वायर्ड है, समझ लेते हैं, ये एनर्जी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, कितनी, 10 यूनिट या 20 यूनिट, जो भी मान लीजिए 10 यूनिट रिक्वायर्ड है। तो चूंकि अभी हमने क्या कहा था कि ए इंट्रैक्शन फोर्सेस, बी इंट्रैक्शन फोर्सेस एंड ए बी इंट्रैक्शन फोर्सेस आर सिमिलर इन स्ट्रेंथ, तो यहां भी कितनी चाहिए, 10 यूनिट। अब मुझे एक बात बताइए, ए के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल दिखाए यहाँ पे, और बी की भी कितने, 2 मॉलिक्यूल, तो इनको बैलेंस करने के लिए 2AB बनेंगे, ये तो दिख रहा ना था, ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो 2AB। अब मुझे बताइए इस ए बॉन्ड को ब्रेक करने में, या बॉन्ड तो नहीं, इंट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करने में कितनी यूनिट चाहिए एनर्जी की, 10 यूनिट। ठीक, कितनी चाहिए, 10 यूनिट। अब देखो आपको पता होगा कि इंट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है आपको, क्योंकि ब्रेक करना है, तो वो डेल एच पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, एब्जॉर्ब कंडीशंस। और जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये तो नया बॉन्ड बना है। देखो ये पुराने वाले बॉन्ड, ओल्डर बॉन्ड तो ब्रेक हो गए, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी, आप होगे बिल्कुल 10 यूनिट। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अभी आपने कहा इक्वल है, तो 10, पर ये कितने यूनिट बन रहे हैं, 2, तो 2 इंटू 10, तो देखो कितनी यूनिट, 10 प्लस 10 20, तो 20 यूनिट रिक्वायर्ड थी, 20 यूनिट रिलीज हो गई, इसका मतलब प्लस 20, ये तो डेल एच का पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये -20, टोटल कितना हो गया, 0। तो एंथैल्पी चेंज कितना है, 0, यानी कि यूं समझ सकते हो कि जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, जितनी रिलीज हुई उतनी कंज्यूम हो गई, तो फाइनली एनर्जी चेंज कितना है, 0 है। तो ये 5 बड़े पॉइंट है। तो मैं आपको फटाफट एक बार समराइज करता हूं। आइडियल सॉल्यूशंस को 5 पॉइंट को हमने पढ़ा है। आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे जो इन 5 पॉइंट्स को कंप्लीटली फॉलो करेंगे। ठीक है ना, आपको शॉर्ट टर्म में ये याद रखना है, कंप्लीटली फॉलो करने चाहिए। पहला कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे जो किसको फॉलो करें, तो फॉलो द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे जो किसको फॉलो करेंगे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे जिनके लिए पी थ्योरेटिकल इक्वल टू पी ऑब्जर्व इक्वल टू कितना, तो अभी आपको सर पी ए एक्स नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, यानी कि वेपर प्रेशर डिटरमाइंड बाय राउल्ट्स लॉ बिकम्स इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट्स लॉ के द्वारा डिटरमाइन किया गया वेपर प्रेशर उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल होगा, कोई चेंज यहां नहीं आने वाला। थर्ड पॉइंट जो था वो क्या है कि डेल वी इक्वल टू 0, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, नो वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, एंथैल्पी में चेंज 0 होगा, यानी कि ना तो एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द मिक्सिंग, ना एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी, तो ना एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और ना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि ए एंड बी इंट्रैक्शन फोर्सेस बिकम्स इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है।
और आपसे डिफरेंसेस में ये 5 पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं, तो आप 5 पॉइंट्स बता देंगे। इतना बड़ा करके तो हमने केवल एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ा है। बोर्ड सिलेबस में अपने को बस ये 5 पॉइंट याद रखने हैं कि आपसे पूछे व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन, तो आप फट से कहेंगे सॉल्यूशन विच फॉलो द राउल्स लॉ, सॉल्यूशंस फॉर विच थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, फॉर विच वॉल्यूम चेंज बिकम्स जीरो, फॉर विच एंथैल्पी चेंज बिकम्स जीरो, एंड ए बी इंटरेक्शन फोर्सेस बिकम्स इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन फोर्सेस। अब आते हैं एग्जाम्पल्स। देखो याद रखना, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ऐसे ए और बी कंपोनेंट लीजिए जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज हो, क्योंकि ऐसा कर लेने होने पर उनकी प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटीज हो जाएगी। जैसे देखिए बेंजीन प्लस टोलुइन, तो इन दोनों को मिला दीजिए तो एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। बेंजीन पता ना C6H6 और टोलुइन में ये हो गया टोलुइन, तो दोनों में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, बेंजीन का ढांचा है इनके पास। या आप ये कह सकते हो एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। कहने का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को मिक्स करना है। तो ये दोनों ही क्या है, एल्किल हैलाइड्स है ना, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, दीज आर एग्जांपल ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो इनमें भी सिमिलरिटीज होगी। ठीक, ऐसे ही आप ले सकते हो एथेनॉल प्लस मेथनॉल का मिक्सचर। अब एथेनॉल एंड मेथनॉल बोथ आर अल्कोहल्स, सिमिलरिटी है ना। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, आप बताओ क्या सिमिलरिटीज है। हेक्सेन एल्केन है और हेप्टेन ऑल्सो एल्केन है। तो देखिए ये दोनों ही एरोमेटिक सब्सटेंस है, बेंजीन की रिंग्स कंटेन कर रखा है। ये दोनों ही हैलोजन डेरिवेटिव है, ये दोनों ही अल्कोहल है, ये दोनों ही एल्केन्स है। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज है, ऐसे इन दोनों में सिमिलरिटीज है। किस चीज में, प्रॉपर्टीज में। तो मैं वो कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले दो सब्सटेंस को मिलाने पर आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होता है। तो अपने को ये एग्जांपल्स याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनली आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया। तो आइडियल सॉल्यूशंस को अगर आपसे फिंगर पे पूछे तो क्या बताना है, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच फॉलो द राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज फॉर विच vapor pressure determined by Raoult's law becomes equal to observed value. Ideal solutions are those for which change in volume is equal to zero. Ideal solutions are those for which enthalpy change is equal to zero. It means no energy released or absorbed during the process of mixing. And final, the interaction forces between A and B means solute and solvent interactions are equal to solute-solvent interactions. क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल्स को आपको याद करना है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को।